कहानी की शुरुआत होती है लोरेटा नाम की लेडी से, जिसका इंटरव्यू खुद उसके बच्चे ले रहे होते हैं। वो अपने बच्चों को बताती है कि वो पिछले 15 सालों से अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। दरअसल उसने अपने हाई स्कूल के टीचर से शादी कर ली थी, जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। हालांकि अब उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसकी बेटी का नाम बीका होता है, जो 15 साल की है, और बेटे का नाम टाइलर, जो कि 13 साल का है। लोरेटा बताती है कि 15 सालों बाद उसके माँ बाप ने उसे इंटरनेट पर ढूंढ लिया और अब वो अपने नाती पोतों से मिलना चाहते हैं, यानी कि बीका और टाइलर से। बीका और टाइलर अपने नाना नानी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि फिलाडेल्फिया में रहते हैं। दरअसल लोरेटा का एक बॉयफ्रेंड है जो उसे क्रूज पर ले जाना चाहता है। इसीलिए उसके दोनों बच्चे जानबूझकर 5 दिनों के लिए अपने नाना नानी से मिलने के लिए चले जाते हैं, ताकि उनकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज पर जा सके। अब ये दोनों बच्चे फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके नाना नानी इन्हें लेने के लिए आते हैं। आज इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने नाना नानी को देखा है, और इनके नाना नानी भी इनसे पहली बार मिले हैं। ये सब के सब घर आ जाते हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर होता है। ये दोनों बच्चे इस जगह को, इस घर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मॉम ने अपना पूरा बचपन इसी जगह, इसी घर पर बिताया था। नाना नानी भी इन दोनों बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और जब दोनों बच्चे अपने कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होते, यानी कि वो यहाँ से किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। रात को सोने से पहले इनके नाना इनके कमरे में आते हैं और वो इन दोनों बच्चों को कहते हैं कि नीचे तहखाने में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काई जमी हुई है, तुम गिर सकते हो। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम बूढ़े लोग हैं, इसीलिए सोने का समय यहाँ पर 9:30 बजे है। 9:30 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और रात को ठीक 10:23 पर बीका, जो कि सोई नहीं होती, उसे अपनी नानी की कुकीज खाने का मन करता है। इसीलिए वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। और जब वो सीढ़ियों पर होती है तभी वो देखती है कि नीचे उसकी नानी, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए, जिसके बाल खुले हुए, वो वॉमिट कर रही है। ये देखकर बीका पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि शाम तक उसकी नानी बिल्कुल ठीक थी, पर अब वो वॉमिट कर रही है और उसका रूप भी पूरी तरह से बदला हुआ है। बीका वापस अपने कमरे में आ जाती है और अगली सुबह जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसकी नानी उसके भाई के साथ बैठी हुई है और वो पूरी तरह से ठीक है। वो अपने नाना को रात की बात बताती है कि किस तरह से उसकी नानी वॉमिट कर रही थी। उसके नाना कहते हैं कि उसे स्टमक फ्लू हुआ था, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। बीका और टाइलर देखते हैं कि घर के नीचे एक ऐसी जगह है जो बहुत छोटी है, जहाँ पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सीमेंटेड पोल्स भी होते हैं। ये दोनों की दोनों यहाँ पर हाइड एंड सीक, यानी कि लुक्का छुपी खेलने का डिसाइड करते हैं। और जब ये दोनों अंदर होते हैं तभी एक बड़े बड़े बालों वाला साया बीका की तरफ झपटता है, पर बीका वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो साया टाइलर के पीछे भी जाता है, पर टाइलर भी निकल जाता है। और अब बीका अपने भाई को देख रही होती है और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो साया कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी बीका। बीका घबरा कर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और जब दोनों भाई बाहर आ जाते हैं तभी उन्हीं के पीछे घुटनों के बल रेंगते हुए वही साया आता है, और ये इनकी नानी होती है। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। बीका पूरी तरह से शॉक्ड होती है कि ये था तो था क्या। अब ये अपने नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर इनकी मॉम पढ़ा करती थी। ये यहाँ पर सब कुछ शूट कर रहे होते हैं। दरअसल ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। और तभी इन बच्चों के नाना कहते हैं कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। इन बच्चों के नाना उस लड़के की तरफ जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बीका और उसका भाई पूरी तरह से हैरान होते हैं। दरअसल वो लड़का इनका पीछा नहीं कर रहा होता, वो इन्हें जानता भी नहीं है। बीका और टाइलर उस लड़के को अपने नाना से छुड़वाते हैं और ये सब के सब घर आ जाते हैं। रात को जब बीका और टाइलर अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी बीका की नींद खुलती है। उसे दरवाजे के बाहर से कुछ खुरचने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई नाखूनों से बाहर कुछ खुरच रहा है। वो अपने भाई टाइलर को उठाती है। टाइलर कहता है कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए, पर बीका उसे मना कर देती है। टाइलर दरवाजा खोल देता है और वो देखता है कि बाहर उसकी नानी होती है, जिसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ। उसका चेहरा दीवार की तरफ होता है और वो अपने नाखूनों से जोर जोर से दीवार को खुरच रही होती है।
उसकी नानी इन बच्चों को नहीं देखती और ये दरवाजा बंद कर देते हैं, पर ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। अगले दिन बीका अपने नाना को अपनी नानी की हरकतों के बारे में बताते हैं। उसके नाना कहते हैं कि तुम्हारी नानी को एक बीमारी है जिसे सनडाउन कहा जाता है। जिस तरह से कुछ लोग रात को नींद में चलते हैं, ठीक उसी तरह से इस बीमारी में सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर इंसान अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। अच्छा तो ये होगा कि तुम दोनों में से रात को 9:30 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर ना निकले। बीका के नाना पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जो कि कॉस्ट्यूम पार्टी होती है। बीका अपने नाना को कहती है कि शायद आपने गलत कपड़े पहन लिए। उसके नाना देखते कि उन्होंने सच में गलत कपड़े पहन लिए होते हैं। वो कहते कि हाँ, शायद उम्र बढ़ने से मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। अब कुछ देर बाद खिड़की से इन दोनों बच्चों की नानी इन दोनों को बताती है कि तुम्हारे लैपटॉप के कैमरे पर मुझसे कुछ गिर गया। मैंने उसे साफ करने की भी कोशिश की, पर वो साफ नहीं हुआ। यहाँ पे टाइलर को अपनी नानी पर शक है, पर बीका अपने भाई को बताती है कि मैंने गूगल पर सनडाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, उस बीमारी की जो बीमारी उनकी नानी को है। वो बताती है कि इस बीमारी में सूरज ढलने के बाद इंसान अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। उसके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है, साथ ही साथ उसका दिमाग भी उसके काबू में नहीं रहता। ये बीमारी अधिकतर बूढ़े लोगों को होती है। उसका भाई उससे पूछता और कंप्यूटर कैमरे का क्या, उन्होंने कंप्यूटर के कैमरे को खराब कर दिया। बीका कहती है उनसे सिर्फ एक गलती हो गई। इसके बाद ये दोनों बच्चे अपनी मॉम से लैपटॉप पर स्काइप पर बात करते हैं, पर कैमरा खराब होने की वजह से इन बच्चों की मॉम इन्हें नहीं देख सकती। टाइलर अपनी मॉम को अपनी नाना नानी की अजीब हरकतों के बारे में बताता भी है, पर उसकी मॉम कहती है कि उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। बीका भी अपनी मॉम को सपोर्ट करती है। वो कहती है कि हाँ, शायद उनकी उम्र हो गई, इस वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। अब उसी दिन बीका अपनी नानी के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो अपनी नानी से सवाल पूछना शुरू कर देती है। पर जब वो अपनी नानी से कहती है कि जब मॉम घर छोड़कर गई थी तो आपको कैसा लगा था, ये सवाल सुनकर उन्हें कुछ हो जाता। वो जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहती। वहीं टाइलर, जिसे अपनी नानी पर पूरी तरह से शक है, उसका मानना है कि रात को यहाँ पर कुछ तो होता है। वो बाहर डाइनिंग रूम में एक हिडन कैमरा लगा रहा होता है, पर बीका वहाँ जाती है और उससे मना करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसी रात को जब ये दोनों अपने कमरे में होते हैं तो इन दोनों को किसी के भागने की कदमों की आवाज आती है। टाइलर कहता है कि मैं दरवाजा खोल कर देखना चाहता हूँ। बीका कहती है कि थोड़ा सा दरवाजा खोलना, और जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसकी नानी पूरे घर में भाग रही होती है और तभी वो घुटनों के बल भागती हुई उनकी तरफ आती है, पर इससे पहले कि उन तक पहुँचती टाइलर दरवाजा बंद कर देता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि सनडाउन बीमारी में ऐसे ही होता है। वो कहती है कि हाँ, ये सिर्फ नींद में चलने जैसा है। बचपन में तुम भी नींद में बात किया करते थे, फिर डैड आकर तुम्हें शांत करते थे। अगली सुबह यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम स्टेसी होता है। वो इन दोनों बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी नाना नानी कहाँ है। वो कहते हैं वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। वो बताती है कि सैटरडे को उन्हें हॉस्पिटल आना था, पर वो नहीं आए, इसीलिए मैं घर पर आ गई। दरअसल जब मैं बीमार थी रिहैब सेंटर में, उन दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। दरअसल इन दोनों बच्चों के नाना नानी काउंसलर भी होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए स्टेसी उनके लिए यहाँ पर केक लेकर आई होती है, पर वो घर पर नहीं होते, इसीलिए वो केक उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसके नाना नानी घर पर आ जाते हैं तो उसे अपनी नानी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसकी नानी कोई टीवी पर प्रोग्राम देखकर हंस रही है। पर जब वो अपनी नानी के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी नानी दीवार को देखकर हंस रही होती है। बेका अपनी नानी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप हंस क्यों रही है। उसकी नानी कहती है कि मेरे अंदर कुछ खौफनाक डर है। इसके बाद उनके गले में जो स्कार्फ होता है वो उससे अपना दम घोटने की कोशिश करती है, पर बीका किसी तरह से उन्हें शांत करती है। बीका अपनी नानी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी नानी कहती है कि मुझे हंसना पड़ता है अपने अंदर के खौफनाक डर को छुपाने के लिए। बीका ये सब बताने के लिए अपने नाना के पास जाती है, पर वो देखती है कि उसके नाना अपने आप को शूट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर जैसे वो बीका को देखते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं और गन को साफ करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ गन को साफ कर रहा था। और अब बीका को भी विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इन्हें जानने की जरूरत है। इसीलिए वो अपने भाई के साथ वहाँ पर हिडन कैमरा रख देती है जहाँ पर उसका भाई पहले रखना चाहता था। रात को दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं और तभी बाहर ये दिखाया जाता है कि इन दोनों बच्चों की नानी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर कमरे में आगे पीछे कर रही होती है और तभी वो इनके दरवाजे के बाहर आकर नॉक करना शुरू कर देती है।
बीका उठती है और अपने भाई को कहती है कि तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब ये कैमरे की फुटेज देखते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी नानी चाकू लेकर इनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इस बात से ये दोनों घबरा जाते हैं। बीका अपने भाई टाइलर से कहती है कि आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें नाना नानी से दूर रहना होगा और उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि सब कुछ नॉर्मल है। ये दोनों बाहर खेल रहे होते हैं, तभी इन बच्चों के नाना आकर पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। बीका कहती है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। और अब वो अपने नाना से सवाल पूछती है। वो कहती है जब आप कोल इंडस्ट्री में काम करते थे तब आपको कैसा लगता था। वो बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर काम करता था वहाँ मुझे एक सफेद आकृति नजर आती थी जो वहाँ पर दौड़ा करती थी, उसकी पीली पीली आंखें थी। और बीका यहाँ पर समझ जाती है कि उसके नाना की भी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके नाना को एक बीमारी भी होती है जिस वजह से वो हमेशा डायपर पहनते हैं क्योंकि उनका मोशन उनके कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें पता ही नहीं चलता और वो कभी भी पैंट में ही टॉयलेट कर देते हैं। पर बीका को यहाँ पर एक बात पता चल चुकी है कि उसके नाना की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर वही लेडी आती है जो इन दोनों के नाना नानी के लिए केक लेकर आई थी जिसका नाम स्टेसी है। ये दोनों ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ पर स्टेसी इन दोनों के नाना नानी से आर्गुमेंट्स कर रही होती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से मनाकर स्टेसी को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि टाइलर अपनी बहन को कहता है कि स्टेसी अंदर तो गई थी लेकिन वो बाहर नहीं आई। बीका ने अपने लैपटॉप के कैमरे को जो कि उसकी नानी ने खराब कर दिया था अब ठीक कर दिया है। उसकी मॉम भी क्रूज से वापस आ चुकी है, इसीलिए दोनों बच्चे स्काइप पर अपनी मॉम को कॉल करते हैं। ये अपनी मॉम से कहते हैं कि आप जल्दी से गाड़ी में बैठें और हमें लेने के लिए यहाँ पर आ जाएं। इनकी मॉम कहती है कि मैं इतना लंबा सफर गाड़ी से तय नहीं कर सकती, मैं तुम्हें वैसे भी कल लेने के लिए आ रही हूँ। बीका कहती है कि यहाँ पर बहुत कुछ अजीब चल रहा है। नानी रात को चाकू लेकर कमरे में घूमती है और नाना की भी तबीयत ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। इनकी मॉम पूछती है कि इस वक्त तुम्हारे नाना नानी कहाँ पर हैं। बीका कहती है कि वो नीचे हैं और वो लैपटॉप के कैमरे से अपने नाना और नानी को अपनी मॉम को दिखाती है। बीका की मॉम ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो अपने बच्चों को कहती है कि ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है, तुम्हारे नाना नानी कहाँ पर हैं। वो कहते हैं कि जब से हम यहाँ पर आए तब से यही दो हमारे साथ हैं, इसके अलावा घर पर हमने किसी को नहीं देखा। उनकी मॉम वहाँ से पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन पुलिस से उनका संपर्क नहीं हो पाता। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुँच रही हूँ। और अब यहाँ पर इन दोनों के नकली नाना आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, इसलिए हम सब मिलकर बोर्ड गेम खेलेंगे। उसकी नानी भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है पहले हमें घर की सफाई करनी होगी और अब बीका और उसकी नानी घर की सफाई करते हैं। यहाँ पर रात हो जाती है और बीका और उसका भाई किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं और जैसे वो बाहर का दरवाजा खोलती है तो वो देखते हैं कि बाहर स्टेसी पेड़ पर लटक रही है। इससे पहले कि ये बाहर निकलते यहाँ पर इनके नकली नाना आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब हम बोर्ड गेम खेलेंगे। बोर्ड गेम खेलते खेलते बीका बोलते हैं कि मेरे कैमरे की बैटरी लो गई, मैं इसकी बैटरी चार्ज पर लगा कर आती हूँ। यहाँ पर जो नकली नाना होते हैं वो अपने पैंट पर ही टॉयलेट कर देते हैं, इसीलिए यहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर टाइलर और उसकी नानी है। उसकी नानी यहाँ पर बहुत अजीब तरीके से खाना शुरू कर देती है। इस बात से टाइलर डर जाता है और जब टाइलर के नकली नाना वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि टाइलर की नकली नानी उसके सामने बहुत अजीब ढंग से खड़ी है। वो कहते हैं शायद 9:30 बज गए और वो उसे अंदर ले जाते हैं। वहीं तहखाने में दिखाया जाता है जहाँ पर बीका अपने असली नाना नानी को ढूंढ रही है। वहाँ पर उसे अपने नाना नानी की असली फोटो दिखती है, साथ ही साथ वहाँ पर उसे एक ड्रेस भी दिखती है जिस पर लिखा होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल। और इसके बाद वो वहीं पर रखे हुए एक ब्लैंकेट को उठाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसके नाना नानी की लाश पड़ी है। इस बात से वो डर जाती है और तभी पीछे से वो आदमी आ जाता है जो इतने दिनों से इन बच्चों का नकली नाना बना हुआ था। और यहाँ पर बीका को जो पागल खाने साइकेट्रिक हॉस्पिटल की ड्रेस मिली होती है वो इन्हीं की होती है, यानी कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बीका को यहाँ से ऊपर ले जाता है और कहता है कि आज रात हम सब की आखिरी रात है। ये बीका को उस कमरे में बंद कर देता है जिस कमरे में इनकी नकली नानी है। उसे पागलपन का दौरा पड़ा होता है और वो बीका के ऊपर अटैक कर देती है। पर इससे पहले कि वो बीका को मारती, बीका के हाथ में खिड़की का टूटा हुआ कांच आ जाता है जिससे वो अपनी नकली नानी को मार देती है। वहीं नीचे टाइलर को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से डरा हुआ है। उसका नकली नाना उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था, तुम्हें जम से प्रॉब्लम है ना। दरअसल टाइलर को जम से प्रॉब्लम है, वो किसी भी गंदी चीज को नहीं छू सकता। अगर वो किसी गंदी चीज को छू ले तो उसे कुछ होने लगता है। और यहाँ पर ये नकली नाना अपना डायपर निकाल कर जो पूरी तरह से गंदा होता है टाइलर के चेहरे पर लगा देता है और तभी पीछे से बीका आ जाती है। वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है।
टायलर भी यहाँ पर अपना पूरी तरह से आपा खो देता है और वो उस दिमागी तौर से अपाहिज आदमी को धक्का देकर फ्रिज के पास गिरा देता है और फ्रिज के दरवाजे से लगातार उसके सर पर मारता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। रीका बड़ी मुश्किल से अपने भाई को शांत करती है और ये दोनों के दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि इनकी मॉम यहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच चुकी है और इस तरह से दोनों बच्चे अपनी किस्मत से, अपनी बहादुरी से बच जाते हैं। दरअसल इन दोनों के जो असली नाना नानी थे वो हॉस्पिटल में लोगों की मदद करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए जाते थे और ये दोनों भी उन्हीं के पेशेंट थे जिन्हें वो अपने घर पर ले आए थे। और इन दोनों ने जो दिमागी तौर से पूरी तरह से अनस्टेबल थे उनको मारकर उनकी जगह ले ली। इन्होंने स्टेसी को भी इसीलिए मारा होता है क्योंकि उसने इन दोनों को पहचान लिया था, क्योंकि ये सब के सब एक ही हॉस्पिटल में थे। और अंत में हमें बेका की मॉम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के सामने रो रही होती है। वो कहती है मैं अपने माँ बाप के घर जा सकती थी लेकिन मैं कभी नहीं गई क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे नाराज थी, पर तुम ऐसा मत करना। दरअसल उसकी मॉम और डैड का डाइवोर्स हो चुका होता है और बेका भी अपने डैड से उसी तरह से नाराज होती है जिस तरह से उसकी मॉम कभी अपने मॉम डैड से थी। बेका को अपनी मॉम की बात समझ में आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।